मान लो आपकी बीवी ने आपके सर के ऊपर डंडा मारा और आपकी पूरी याददाश्त चली गई। जो कुछ भी आपने पढ़ा था वो सब कुछ आप भूल गए। तो वो कौन से बुक्स होंगे जो आप फिर से पढ़ना चाहेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम? मैं अपनी लिस्ट बताऊं? लेट्स बिगिन। ये 19th सेंचुरी है। पीटर्सबर्ग की क्राउडेड हॉट स्ट्रीट पर एक लड़का घूम रहा है जिसका नाम है रास्कोल्निकोव। ये बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट लड़का है, लेकिन बुरी बात यह है कि ये बहुत ही गरीब है। लॉ का स्टूडेंट है लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। वो एक डेंजरस आइडियोलॉजी को लेकर घूम रहा है, एक डेंजर थिंकिंग को लेकर घूम रहा है। वो ये है कि व्हाट इफ सर्टेन पीपल आर अबव द लॉ। अगर कोई लोग लॉ के भी ऊपर हो गए तो क्या होगा? वो ये मानता है कि अगर मैं सिर्फ एक ही क्राइम करता हूँ जिससे लोगों का भला हो, लोगों की भलाई हो, उसके लिए मैं अगर एक क्राइम करता हूँ तो क्या वो बुरा है? वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यही सोच लेकर वो एक अधेड़ उम्र की जो औरत होती है, जो पॉन शॉपर होती है, उसका मर्डर कर देता है। उस औरत को वो एक पैरासाइट समझता है जिसे वो सोसाइटी के बाहर भेजना चाहता है। और ये मर्डर वो कोई हेट्रेट की वजह से नहीं करता, वो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से करता है। मैं बात कर रहा हूँ क्राइम एंड पनिशमेंट की बाय फेडोर दोस्तोवस्की। क्राइम एंड पनिशमेंट एक रोलर कोस्टर है, साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है, जो हमें ये सवाल पूछता है, ये कोई मर्डर की वजह से नहीं है, ये कोई मर्डर के बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ मर्डर, इट्स अबाउट ह्यूमन कंसाइंस। ये हमें खतरनाक सवाल पूछती है कि क्या हम कभी भी गिल्ट से बाहर जा सकते हैं? क्या जो वो बर्डन होता है गिल्ट का, वो कभी भी हमें छोड़ सकता है? मान लो एक सुबह आप उठे और आपने देखा कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो कॉकरोच की तरह बन गई है, सिर्फ आपका सिर जो है वो ह्यूमन का है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस। ग्रेगोर सामसा एक सेल्समैन है जो अकेला अपनी फैमिली का इनकम सोर्स। वो एक सुबह उठता है और अपने आप को एक कीड़ा बना हुआ देखता है, कॉकरोच बना हुआ देखता है। उसकी फैमिली उसकी बहुत चिंता करती है, बहुत डर जाते हैं। शुरुआत में तो वो बहुत ही उसकी चिंता करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें उसकी घिन आने लगती है। बाद में वो शर्म फील करते हैं कि क्यों ये हमारे घर में है। जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही लोग अब उसे एक बोझ समझने लगते हैं और वही लोग उसे मॉन्स्टर समझने लगते हैं। फ्रांस काफ्का हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी काम के नहीं रहे तो आपकी खुद की फैमिली भी आपको बहुत ही बोझ समझेगी, आपकी इज्जत नहीं करेगी। दिन बीतते जाते हैं और सामसा अपने आप को बहुत ही अकेला फील करने लगता है। वो देखता है कि उसके बगैर भी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, उसके बगैर भी उसकी जो फैमिली है वो जी सकती है, और बहुत ही वो सॉलिट्यूड में चला जाता है, गिल्ट में चला जाता है, और बहुत ही उसे कब उसकी मौत आ जाए ऐसे उसे लगने लगता है। काफ्का हमें ये नहीं पूछते कि आप अगर एक कॉकरोच बन गए तो क्या होगा, वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम ह्यूमन क्यों है और ह्यूमन होने का मीनिंग क्या है। व्हाट मेक्स समवन अ ट्रूली ह्यूमन। बुक नंबर 3 है अल्बर्ट कामट ने लिखी हुई द स्ट्रेंजर। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी माँ मर चुकी है और उसके फ्यूनरल पर वो जा रहा है, लेकिन उसके आंखों में एक बूंद आंसू नहीं है। वो कुछ भी फील नहीं कर रहा, ना ही वो सैड है, बल्कि वो आराम से सिगरेट पी रहा है, कॉफी पी रहा है, बहुत ही नॉर्मल वो बिहेव कर रहा है। जो सोसाइटी उसे देख रही है उसे बहुत ही अजीब लगती है। और ये सब कुछ इसलिए नहीं क्योंकि वो हार्टलेस है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कुछ भी फील नहीं कर। उसके लिए जिंदगी एक मीनिंगलेस इवेंट्स की सीरीज है, और इमोशंस एक कॉस्ट्यूम की तरह है जिसे लोग पहनते हैं और उतारते हैं। लोगों को प्रिटेंड करना आता है, लेकिन मुझे प्रिटेंड नहीं करना आता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक इवेंट हो जाता है, एक दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। अल्बर्ट कामस हमें ऐसी दुनिया में इन्वाइट करते हैं जहां पर किसी भी चीज की मीनिंग नहीं है। नथिंग हैज मीनिंग। इमेजिन करो एक इंसान बहुत ही टाइनी ऐसे अपार्टमेंट में रह रहा है जो बहुत ही बिटर है, जो बहुत ही हेट करता है अपने आप को, जो बहुत ही दुखी है, जो दुनिया को हेट करता है, जो हर एक इंसान को हेट करता है, जो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ है, जो बस अकेला रहना चाहता है, किसी से मिलना नहीं चाहता, जो अपने आप को सोसाइटी का पार्ट नहीं समझता। मैं बात कर रहा हूँ नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। इस इंसान का कोई नाम नहीं है, वो अपने आप को बीमार, सिक समझता है, सिक मानता है, बोलता है। वो अपने आप को एक स्पिटफुल इंसान समझता है जिस पर लोग थूकेंगे
फिर भी उसे चलेगा। वो एक अंडरग्राउंड में फंसा हुआ है, फिजिकली नहीं, अपने ही ख्यालों में, मेंटली। ये बुक हमें बहुत ही डिप्रेस करती है, बहुत ही नाराज करती है। ये बहुत ही हमें सोसाइटी की रियलिटी समझाने की कोशिश करती है। वो फर्स्ट हाफ में बहुत ही फिलोसॉफिकल ऐसे बातें करता है, सोसाइटी को गालियां देता है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिस का एम्प्लॉय है, लेकिन वो बहुत ही हेट करता है अपने जॉब को। डोस्टोव्स्की ने हमें फर्स्ट ट्रूली एंटी हीरो दिया है, बहुत ही रॉ है, बहुत ही ऑनेस्ट है और पेनफुली इंसान है। हॉवर्ड रॉक एक ऐसा इंसान है जो क्राउड के साथ चलना नहीं चाहता। सारी दुनिया जो इसे कॉपी करती है वो उसे सही नहीं मानता, वो ओरिजिनल पर बिलीव करता है। उसे कुछ तो ओरिजिनल क्रिएट करना है। एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट है। जहाँ पर दुनिया एक पॉपुलैरिटी और ट्रेडिशन को वर्शिप करती है, वहाँ पर रॉक जो है वो बहुत ही बोल्ड है, मॉडर्न है, अपने खुद के बिल्डिंग डिजाइन्स वो तैयार करता है। क्योंकि वो पैसे की परवाह नहीं करता, वो फेम की परवाह नहीं करता, उसे सोसाइटी में फिट नहीं होना है, उसे बस ओरिजिनल क्रिएट करना है। मैं बात कर रहा हूँ एंड रैंड ने लिखी हुई द फाउंटेन हेड की। क्रिटिक्स उस पर हंसते हैं, स्कूल उसे निकाल देती है और उसके क्लाइंट जो है उसे रिजेक्ट करते हैं, फिर भी रॉक का अपना जो जज्बा है वो टूटता नहीं, वो फिर भी ओरिजिनल डिजाइन बनाने की कोशिश करता है। वहीं पर दूसरी तरफ है पीटर कीटिंग, जो बहुत ही सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है, जो सोसाइटी को ट्रेंड को फॉलो करता है, जो कल्चर को फॉलो करता है। कोई अपनी मर्जी से वो डिजाइन नहीं बनाता, वो बहुत सारे जो आर्किटेक्ट है उनकी कॉपी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, जितना भी पैसा कमाए, वो अंदर एम्प्टी फील करता है। द फाउंटेन हेड ये नॉवल से भी बढ़कर है। इट्स अ बैटल क्राई फॉर इंडिविजुअलिटी। ये हमें पूछती है कि विल यू लिव बाय योर ओन ट्रूथ इवन इफ द होल वर्ल्ड सेज यू आर रॉन्ग। एन रैंड हमें बहुत ही अच्छा वर्ल्ड इंट्रोड्यूस कर देती है, जहाँ पर फेल्योर होना सबसे बड़ा क्राइम नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना सबसे बड़ा क्राइम है। इमेजिन करो कि आप ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हो जहां पर आपके थॉट्स भी सेफ नहीं है। वेलकम टू ओशनिया। मैं बात कर रहा हूँ 1984 जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी हुई। ओशनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिग ब्रदर का राज है, एक गवर्नमेंट जो सब पर नजर रखी है, जहाँ जिसने सब जगह पर, यहाँ तक कि हर एक रूम में कैमरा लगा हुआ है, हर एक लोगों की आवाज वो माइक्रोफोन पर सुनती है, जहाँ पर सच्चाई मैटर नहीं करती, जहाँ पर बस पार्टी जो कहेंगी वही सच्चाई होती है। ऐसी डिस्टोपियन कंट्री में विंस्टन स्मिथ नाम का एक आदमी बगावत करता है। 1984 कोई डिस्टोपियन स्टोरी नहीं है, इट्स अ वार्निंग। मान लो 10 लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, वो एक आइलैंड में जाते हैं और उस आइलैंड में कहीं पर भी एस्केप करने का, भागने का रास्ता नहीं है। ऐसी जगह पर वो फंस जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अगेथा क्रिस्टी ने लिखी हुई बहुत ही अच्छी थ्रिलर एंड देन देयर वर नन। वो 10 गेस्ट है उस आइलैंड पर, जहाँ पर उन्हें बहुत ही लग्जरियस लाइफ मिलती है, जितना चाहिए उतना खाना मिलता है, जैसे चाहिए वैसा पहनना मिलता है, लेकिन एक के बाद एक वो लोग मरते जाते हैं। आगे किसका नंबर आएगा ये पता नहीं है। इस बुक से इंस्पायर्ड एक मूवी भी आई थी बॉलीवुड में, जिसका नाम था गुमनाम। एक बहुत ही क्रीपी आवाज में एक राइम उन्हें सुनाई देती है, जो बहुत ही उन्हें डिस्टर्ब और घबरा देती है। 10 little soldiers went out to dine. One choked his little self and then there were 9. पीटर्सबर्ग की बहुत ही शाइनी समर में एक लड़का रहता है। वो लड़का बहुत ही लोनली है, अकेला है, वो दीवार से बातें करता है, उसका दुनिया में कोई नहीं है और अंदर ही अंदर घुट कर जी रहा है, बहुत ही डिप्रेस है। लेकिन उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है जब वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है नास्तिंका। वो भी एक लोनली है, रोती हुई लड़की एक नाइट उसे मिलती है और ये 4 नाइट की स्टोरी है। मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट नाइट्स के बारे में, जो डोस्टोव्स्की ने लिखी हुई एक नोवेला है। वो एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अपना हीरो बहुत ही डिप्रेस हो जाता है, नाराज हो जाता है, क्योंकि नास्तिंका की एक हिस्ट्री है, एक मिस्ट्री है। ये कहानी एक लड़के की जो दुनिया घूमना चाहता है, जो बस घूमना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, इसलिए वो शेपर्ड बन जाता है और उससे एक सपना गिरता है कि पिरामिड के अंदर खजाना छुपा हुआ है। यस, मैं बात कर रहा हूँ द अल्केमिस्ट के बारे में। ये बुक हमें सिखाती है होप के बारे में। ये बुक हमें सिखाती है कि अपना सपना जो है उसे फॉलो करने पर कितनी खुशी मिलेगी, या फिर उसे फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, कितनी गिल्ट हमें होगी। उस लड़के का नाम सैंटियागो होता है। उसे जो सपना गिरता है उसे वो भूल नहीं जाता, एक रैंडम सपने की तरह वो उसे ध्यान में रखता है और उसका बस यही मकसद है कि पिरामिड में जाकर जो उसका खजाना है वो उसे लेना है। और अगर उसने वो ट्राई नहीं किया तो बहुत ही
उसे गिल्ट होगा, यार मैंने एटलीस्ट ट्राई किया होता, बहुत अच्छा होता, उसे ऐसा लगता। इसलिए वो अपनी जर्नी पर निकल जाता है। उसकी जर्नी में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो अपनी जो विजन है वो छोड़ता नहीं। इसमें बहुत अच्छी एक लाइन है जो ओम शांति ओम मूवी थी उसमें कॉपी की गई थी हिंदी में। वो ये है कि व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। किसी चीज को अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मदद करती है उससे मिलाने की। इलाहाबाद के शहर में एक ही छत के नीचे दो सोल्स रहते हैं जो एक दूसरे से बात ज्यादा नहीं करते, लेकिन वो बहुत ही साइलेंटली एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें ही पता नहीं है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ धर्मवीर भारती ने लिखी हुई कुनाओं का देवता के बारे में। चंदर जो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, वो अपने गुरु शुक्ला, मिस्टर शुक्ला जो है उन्हें बहुत ही एडमायर करता है, और उन्हीं की बेटी है सुधा जो बहुत ही सीधी सादी और भोली है, बहुत ही फ्रेंडली है चंदर के साथ, और वो अपनी फ्रेंडशिप में बहुत ही प्योर है, बहुत ही डीप है। लेकिन बाद में चंदर को समझ में आता है कि वो धीरे धीरे सुधा से प्यार करने लगता है, लेकिन उस लड़की से प्यार करना वो बहुत ही गलत समझता है, क्योंकि एक इंसान जिसने बहुत सारे एहसान उस पर किए हैं, उसी इंसान की बेटी से प्यार करना वो एक क्राइम समझता है। और इसी थिंकिंग की वजह से वो बहुत ही स्ट्रगल करता है। वो क्यों स्ट्रगल करता है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। अपना प्यार छुपाना है या फिर अपने प्यार के बारे में नहीं बताना, उससे डरना, ये बहुत ही कावड़ जैसी चीज़ होती है, बहुत ही बुज़दिली की चीज़ होती है, और उसका कॉस्ट क्या हो सकता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से धर्मवीर भारती ने हमें इस बुक में बताया है। तो यही वो 10 किताबें थी जो मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा अगर मेरी मेमोरी इरेज हो जाए। तो आप कौन से वो 10 किताबें या फिर कौन से वो किताब पढ़ना चाहेंगे ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।